सर, सबसे पहला सवाल ये है कि जिस तरह भारत सरकार कह रही है कि हम दोनों देशों को साथ में लेकर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो मामला हम लोग के सामने, क्या कहेंगे? देखिए, दोनों देशों के साथ में लेके चलने की बात तो एक दिखावा है, जो कि इनको इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि एक तो मिडिल ईस्ट की लॉबी है, उनको मिला के चलना है, और दूसरी तरफ अमेरिका के जो साम्राज्यवादी, अमेरिका और उसका जो साम्राज्यवाद है पूरा, उसको भी मिला के चलना है। लेकिन असलियत ये है कि सबको पता है कि मटेरियल फ़ायदा जो है वो इजराइल से भारत की सरकार और इस पूरे पूंजीवादी तंत्र को होता है। उसी से ये लोग हथियार खरीदते हैं। छत्तीसगढ़ से लेके यहाँ दिल्ली तक में आप अगर देखेंगे कि जो, और कश्मीर में जो दंगा नियंत्रण के नाम पे तमाम तरह के हथियार इस्तेमाल होते हैं, वो सारे नाइट विजन और बुलेट प्रूफ जैकेट से लेके सारा कुछ इजराइल से आता है। और इजराइल से हम बहुत हथियार खरीद रहे हैं। हम क्या, मतलब हमारी जो पूंजीवादी सरकार है, साम्राज्यवादी सरकार है, ये हथियार खरीद रहे हैं। तो हित तो इनके वाकई में ज़ायनवाद से जुड़े हुए हैं, इसीलिए उसके साथ खड़े हैं। लेकिन एक पुरानी परंपरा दिखावा जो है कि हम भाई फिलिस्तीन के भी साथ है, क्योंकि वो हमारी परंपरा है, वो बोलने की बात रह गई है, वही बोल ही जा रहा है। अगर आपको 35,000 हत्याओं के बाद भी आप एक तरफ तय नहीं कर पा रहे हैं, आपके सामने इजराइल ने जो बोला उसका तो कोई प्रमाण नहीं सामने आया और वो सारे बातें झूठी साबित हुई। लेकिन फिलिस्तीन का तो हमने सबने वीडियो देखा। लेकिन उसके बाद भी अगर भारत सरकार ये तय नहीं कर पा रही है, तो जाहिर है कि उसकी मंशा क्या है, उसके हित किसके साथ जुड़े हैं, वो कौन से पक्ष में खड़ी है, ये बिल्कुल साफ है। वो इजराइल के पक्ष में खड़ी है, वो साम्राज्यवाद के पक्ष में खड़ी है। वो वही देशों में से अब शामिल हो गई है। जैसे पहले वियतनाम पे हमला हुआ तो फ्रांस और अमेरिका सब मिलकर वियतनाम पे हमला चढ़ाई कर देते हैं, तो अब ये उसी खेमे में शामिल है। ये वो देश नहीं रह गया कि जो आज़ादी के खिलाफ दूसरे देशों की मदद कर रहा था। जब खुद आज़ादी मिली थी तो ये दूसरे देशों की मदद भी करने के, साउथ अफ्रीका से लेके पूरे अफ्रीका में आज़ादी की लड़ाई के लिए। लेकिन अब वो ये देश नहीं रहा है, तो इनके तो हित क्योंकि जुड़े हुए हैं साम्राज्यवाद से, ये इसीलिए उसके साथ ही खड़े हैं। मोदी जी ने कहा कि रमजान में मैंने गाजा में फोन करके, देखिए मोदी जी क्या कहते हैं, पहले तो ये बात सिग्निफिकेंस की है ही नहीं। वो क्या कर रहे हैं, वो क्या खा के बैठे हैं, वो क्या बोल देते हैं। वो तो ये भी कल बोले हैं कि गांधी जी को कोई नहीं जानता था पिक्चर आने से पहले, गांधी मूवी आने से पहले। वो तो इस चुनाव में तो उन्होंने जो जो बातें बोल दी हैं, उसके बाद हमें नहीं लगता कि मोदी जी की किसी भी बात का कोई 2 पैसे की कीमत रह गई है। मतलब कोई अगर कहे कि मोदी जी की बात, मोदी जी ये बोल दिया, तो मुझे हंसी आ जाती है। वो क्या बोल रहे हैं, उनको कुछ खुद समझ में आ रहा है? उनको कोई बताता है कि कल आपने क्या बोल दिया, भांग खाए हुए थे, कौन से नशे में थे? इतना तो बनारस के घाट में जाएंगे तो भंगेड़ी नहीं ऐसी बातें करते जो बात मोदी जी कर देते हैं। तो ये सोचना चाहिए, हम लोग समझदार है ना, पढ़े लिखे लोग हैं। देश में 75% लोग तो क्या कह रहे हैं कि पढ़े लिखे हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि मोदी जी क्या बोल दे रहे हैं। तो मोदी जी के कहने से कि मैंने रमजान में वो वॉर रुकवा दिया, तो तुम रमजान का इंतजार कर रहे थे क्या? पूरा काहे नहीं रुकवा देते हो? यूक्रेन में लड़ाई पूरी रुकवाओ कि बस हम रमजान में रुकवाएंगे, छुट्टी का दिन है, संडे को लड़ाई रुकवा दी। ये कोई बेवकूफ़ी, ऐसी बेवकूफ़ी की बात कोई करता है? पर हमारे प्रधानमंत्री कर सकते हैं, ये मैं मानता हूँ, वही कर सकते हैं ऐसी बात, और कोई नहीं करेगा। जंग में नेतन्याहू, पुतिन नहीं, नेतन्याहू, हाँ नेतन्याहू। अब वही बात हो गई कि हम आपके घर पे पूरे मोहल्ले पे बम गिरा दे और कहें कि नहीं हम तो टारगेट नहीं कर रहे थे, हम मासूम लोगों को नहीं कर रहे, हम आतंकवादी कहे चेक कैसे कर रहे हैं? मतलब इनके पास तो काफ़ी इंटेलिजेंस है, तो हम लोग को बता देना चाहिए कि एक घर में रहने वालों में जब घर में घुसते हैं तो कैसे तय करते हैं। क्या वो सारे बच्चे जो मारे गए, जिनकी लाशें हम लोग रोज़ देखते हैं, कि कमी नहीं है अभी देखने वालों के लिए, तो क्या वो सब आतंकवादी थे? तो नेतन्याहू वगैरह, ये तो देखिए जो खुद इस जंग का फ़ायदा उठाएंगे, जो इस जंग के दम पे चुनाव जीतेंगे इजराइल में, ये बात हम लोग को जाननी चाहिए कि नेतन्याहू की ये मजबूरी है इतना राइट विंग स्टैंस लेना कि फ़िलिस्तीन को हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि उन्हें भी चुनाव जीतना है और उनके खिलाफ बहुत माहौल बना है इजराइल में। तो ये उनकी मजबूरी है, वो अपने चुनावी फ़ायदे के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए कर रहे हैं। दूसरे उनके ऊपर उनको पूरा साम्राज्यवादी देशों का साथ मिला हुआ है, इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक। तो वो तो ये सब बातें बोलेंगे ना, वो ये थोड़ी बोलेंगे कि हम गलत कर रहे हैं, सीधी सी बात है, उसमें इतना आश्चर्यचकित नहीं होना है। तो आप लोग प्रोटेस्ट करें, इसका कुछ असर होगा? क्या होगा? देखिए प्रोटेस्ट का असर हम ऐसे नहीं नाप सकते कि एक प्रोटेस्ट किया और उसका फैसले पे क्या असर होता है। ये जनता के दिमाग पे असर डालता है, जनता के मन में ये विचार आता है। इतने सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो दूसरे लोग भी देखते हैं, और जब ये विचार बनता है तभी उसको लेके बदलाव के लिए दबाव बनाया जा सकता है। कोई भी हमारी आज़ादी हक हो वो एक दिन के प्रदर्शन से नहीं होती है, एक लंबा सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट चलता है, तरह तरह के आंदोलन होते हैं, उसमें बहुत तरह तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। जब वो सब कुछ होता है तो एक जनता में माहौल बनता है, और जनता की शक्ति जब उतरती है सड़क पे, कोई भी आज़ादी, हम सीधी सी बात बोल रहे हैं, 8 घंटे का वर्किंग आवर
और संडे की छुट्टी भी गोली खा के और सड़क पे संघर्ष करके मिली है, किसी ने साइन करके नहीं दे दिया। आज़ादी की लड़ाई में भी हजारों 100 साल तो लगभग हम लोग सीधे सीधे लड़े। तो ये संघर्ष एक अनवरत जो चलती है परंपरा, उसका एक हिस्सा है। इस तरह के बहुत प्रोटेस्ट होते हैं तो दबाव बनता है। अब देखिए वेस्ट में सारी यूनिवर्सिटीज़ ने, अमेरिका में और इंग्लैंड वगैरह में भी, यूरोप में भी बहुत सारे छात्रों ने प्रदर्शन किया, बहुत सारी यूनिवर्सिटी प्रदर्शन पे है, तो उससे सरकारों के ऊपर दबाव बना है। और वहाँ जो कहते हैं हम लोग कि बड़ा लोकतंत्र है, हमारा लोकतंत्र तो मान लेते हैं कि कमज़ोर लोकतंत्र है, उनका लोकतंत्र बड़ा एडवांस है, पुराने ज़माने से बना है। वहाँ भी आप देखेंगे तो रवैया छात्रों पर वही रहा है, लाठी और बंदूक का। वहाँ भी छात्र अरेस्ट ही किए गए हैं जैसे हमारे यहाँ किए जाते हैं। तो जब ये बात आती है शोषण करने की ना, तो उसमें कोई लोकतंत्र वोकतंत्र नहीं रह जाता है। फिर सब सरकारें एक हो जाती हैं, चाहे वो अमेरिका की सरकार हो, चाहे हिंदुस्तान की सरकार हो, चाहे इजराइल की सरकार हो। जहां बात आएगी पूंजी की, लूट की, जहां आएगा कि गरीबों से हक छीनना है, वहां सब सरकारें एक ही जैसी हैं, जो कि पूंजीवादी सरकारें हैं। भी कहना है कि हमारी लड़ाई उस वक्त जारी रहेगी जब तक हम हमास को ख़त्म नहीं कर दें। तो पहले तो अगर वो इतनी ट्रांसपेरेंसी बरत रहे हैं कि कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी, तो वो एक हमास की लिस्ट जारी कर दें कि ये वो लोग हैं जो जीवित हैं, ये लोग हैं जो मर गए हैं, और उनको मारने की प्रक्रिया क्या है। ये 35,000 लोग जो मारे गए हैं, क्या ये हमास के सदस्य थे? ये भी उनसे एक सवाल करना चाहिए। देखिए ये सब बातें तो बेकार की बातें हैं। पहली बात तो वो सब लोग जानते हैं कि क्या मकसद है, और अगर उनका मकसद हमास को ही ख़त्म करना होता तो वो एक एक करके गाजा के अंत तक बम नहीं गिराते। कि जहाँ शरणार्थी शिविर पर बम गिराना और अस्पताल में बम गिराना, आतंकवादी भी ऐसा नहीं करते, ठीक है? तो युद्ध का रोल भी नहीं है। हाँ, और युद्ध के नियम, जेनेवा कन्वेंशन जैसी बातों का कोई मतलब नहीं होता है असली युद्ध में। ये सब दिखावा है। और नेतन्याहू हमास को ख़त्म नहीं करेंगे, वो असल में इजराइल को खाली करना चाहते हैं। उनको तेल और गैस जो भंडार है उस पर कब्जा करना है। अमेरिका भी उसी लिए उनके साथ है। नहीं तो इतना डेमोक्रेसी के लिए रोने वाला अमेरिका, जो यूक्रेन में जब लड़ाई शुरू हुई थी तो इनको सब कुछ दिख रहा था, और उसमें बहुत बड़ा रोल नस्लवाद का भी है कि यूक्रेन में जो लोग मारे जा रहे थे वो यूरोपियन थे, इसलिए पूरा यूरोप भड़क उठा। यहाँ जो मारे जा रहे हैं वो अरब के लोग हैं, तो इसलिए लोगों को उतनी तकलीफ नहीं हो रही है। जैसे हिंदुस्तान में जब लोग मारे जाते हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है लोगों को, क्योंकि भाई काली चमड़ी के लोग हैं। बहरहाल काले हो या गोरे हो, जहाँ बात पूंजी की आएगी, जहाँ बात गैस के भंडार की आएगी, जहाँ तेल की आएगी, वहाँ पे आपके काले गोरे होने से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो तो जो पूंजीवादी देश है, जो पूंजीवादी लोग हैं, जो कॉरपोरेशन हैं, जो ट्रस्ट बने हुए हैं, ये उसको लूटने के लिए जनता पे कोई भी अत्याचार करेंगे। वो हमारे देश में ही देख लीजिए, कश्मीर में 370 हटा, क्या हुआ? अब लद्दाख के लोग प्रदर्शन कर तो रहे हैं, कौन सुन रहा है? कल लद्दाख में इस बात की खुशी थी कि ऑटोनॉमी मिल जाएगी, लैंग्वेज मिल जाएगा, लेकिन आज उनके सामने वही संकट आया कि हमारी तो सारी प्राकृतिक संपदा को ये लोग नष्ट कर देंगे। तो 370 हटाने के पीछे क्या कारण था? इंटीग्रेशन, लूट ही कारण था ना 370 हटाने के लिए। कश्मीर को लूटना था, जो आज तक खनन हो नहीं पाया, उसी के लिए किया गया है। तो वही चीज़ इजराइल फिलिस्तीन में है। उसमें वो नेता क्या बोलते हैं, देखिए नेता तो वही बोलेंगे क्योंकि उनको राजनीति चमकानी है। जनता क्या बोलती है ये महत्वपूर्ण है, नेता तो कुछ भी बोलते हैं। सर लास्ट वाला बहुत थक चुके हैं, क्या बोलना है कि ये जो आपका प्रोटेस्ट है इसको कहीं ना कहीं मतलब लोग राष्ट्रवाद की नजर से देख रहे हैं कि सरकार उनके हित में और आप लोग सरकार के अगेंस्ट जा रहे हैं? देखिए राष्ट्रवाद और देशभक्ति दो अलग अलग चीज़ें हैं, पहली बात तो। और दूसरी बात हम ये भी बोल दें, हम राष्ट्रवादी नहीं हैं, हम अंतर्राष्ट्रीयवादी हैं। हमारे ही यही राइट विंग ये खुद अपना इतिहास खुद क्यों नहीं पढ़ते हैं? हम ही लोग बोले हैं ना वासुदेव कुटुंबकम, तो दुनिया हमारा घर हुई ना। ये पूरा एक ही देश थोड़ी ना। हम अंतर्राष्ट्रीयवादी, हम राष्ट्रवादी नहीं है, साफ बात है ये। हम लोग सब देशों को, सब जनता को, सबको मिला के चलना चाहते हैं, सबके साथ रहना चाहते हैं, सबके बीच सामंजस्य बने। और हम क्यों इस दुनिया को ऐसे ही ले जाना चाहते हैं क्या, जिसमें एक देश दूसरे से लड़ता रहेगा? ऐसी तो दुनिया हम नहीं बनाना चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि ऐसी दुनिया बने। तो राष्ट्रवाद वाली बात तो एकदम फालतू बात है, जो खाली ये लोग चुनाव जीतने के लिए करते हैं। इनको भी कितना प्यार है इस देश से वो हम लोग देख ही रहे हैं कि लाखों बेरोजगार घूम रहे हैं, को सरकार पे कोई असर नहीं है। जहाँ तैयारी करते हैं, यही मुखर्जी नगर में छात्र, पटना में, इलाहाबाद में, वहाँ आप देखेंगे तो हर हफ्ते एक सुसाइड होता है। वहाँ राष्ट्र नज़र नहीं आता, राष्ट्र का वहाँ कोई अहमियत नहीं रहती है। जब आप बेरोजगार हो जाते हैं तो कह देते हैं कि आप में खुद काबिलियत नहीं है, और देश अपने आप आगे चला जाएगा बिना रोजगार दिए। तो राष्ट्रवाद एक भटकाने का मामला है, वो भटकाने के लिए ही वो मुद्दा उठाया जाता है। राष्ट्रवाद अगर इतना कर रहे हैं तो अग्निवीर क्यों ले आए? वैसी योजना लाया मतलब बड़ा किसा करता है तो उसको नौकरी दीजिए, नहीं तो वो सब फालतू की बातें हैं राष्ट्रवाद वगैरह। चलिए बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।